हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर जिसका नाम है अ टेल ऑफ वेलर। इस पूरी यूनिट का नाम है वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस और चैप्टर का नाम है अ ट्रेल ऑफ वेलर। अ टेल मीन्स कहानी है, वेलर मीन्स बहादुरी की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बहादुरी दिखाती है। दिस चैप्टर इज अबाउट मेजर सोमनाथ। उन्हीं की स्टोरी है, उन्हीं के बारे में है, उन्हीं की बहादुरी को दिखाया गया है और किस जगह पे जब उनकी बैटल ऑफ बदगम हुई थी वहां पे। फर्स्ट वील स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस जो हमें दिए हुए हैं। नंबर वन, दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। आपको रिपब्लिक डे परेड के बारे में क्या लगता है? आपको सिंपल इंफॉर्मेशन देनी है कि रिपब्लिक डे परेड जो है वो 26 जनवरी को होती है। 26 जनवरी को क्यों होती है? बिकॉज 26 जनवरी 1950 जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। हम उसको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस परेड। इस परेड में कौन से हाइलाइट्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि उस दिन फ्लैग होइस्टिंग होती है, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग फ्लोट्स करते हैं, यानी अलग अलग परेड करते हैं, अलग अलग डिस्प्ले करते हैं। एयरफोर्स डिस्प्ले करता है, नेवी डिस्प्ले करता है, पूरा डिफेंस सिस्टम अपने आप को डिस्प्ले करता है। Next question number 3. What are the bravery awards that are given on these days and who receives them? कौन-कौन से bravery award दिए जाते हैं? महावीर चक्र दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है, शौर्य चक्र दिया जाता है, अशोका चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन उन्हें रिसीव करता है? वो सभी लोग जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई होती है, कोई सैक्रिफाइस किया होता है, जो भी नोटिसेबल वर्क होता है उसके लिए उनको वो अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव। एक सोल्जर को अगर आप इमेजिन करते हैं कि एक सोल्जर है तो उसके अंदर, उस सिपाही के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नंबर वन, हम सभी के दिमाग में आता है कि उनके अंदर ब्रेवरी होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी उनकी लाइफ डिसिप्लिन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए। ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं आप लिखेंगे। If you had to share a message with a soldier, what it would be? अगर आपको सोल्जर के साथ एक मैसेज शेयर करने के लिए मिले तो आप क्या शेयर करेंगे? ऑफ कोर्स हम उन्हें थैंक कर सकते हैं, हम अपना ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं, हम उन्हें बोल सकते हैं कि थैंक यू, आप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी वजह से हम एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का शुरुआती होता है, मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ पे ये तन मन। और ये चैप्टर किसके बारे में है? मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको मिला था परमवीर चक्र। देन उनका लाइफ स्पैन क्या है? 1923 थ्रू 1947, दैट मीन्स ओनली 24 years। और वो किसको बिलोंग करते थे? वो कुमाऊं रेजिमेंट क्रेस्ट को बिलोंग करते थे। Now, this is a tribute to the valiant Major Somnath Sharma, India's first recipient of Paramveer Chakra. परमवीर चक्र को पाने वाले ये पहले रेसिपिएंट है, यानी पहले सोल्जर हैं, और ये उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए, उन्हीं को ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए, उन्हीं को रिस्पेक्ट देते हुए ये स्टोरी है। whose name is etched in the annals of history। etched का मतलब होता है जैसे आप टैटूज बनाते हैं परमानेंट। परमानेंट किसी चीज को गुदवा देना, तो परमानेंट हमारी मेमोरी में जो है उनका नाम लिखा गया है। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generation। उनका जो sacrifice है, उनकी जो bravery है, वो beacon की जगह की तरह act करता है। beacon क्या होता है? source of inspiration। कि वो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस। एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पेट्रियोटिज्म, कहीं भी अगर हमें पेट्रियोटिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे हम नेशनल वॉर मेमोरियल जाते हैं, हमें पेट्रियोटिज्म सब हिट करता है। अगर हम स्टोल स्टरिंग, अपने आत्मा को हिला देने वाला पेट्रियोटिक कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई स्टोरीज पढ़ते हैं, वो सब जो है वो क्या होते हैं? एक्ट्स ऑफ, जो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? जो रिकाउंट कर रहे होते हैं, जो रिमेंबर कर रहे होते हैं, वो सारे एक्शंस, वो सारे एक्ट्स जो बहादुरी के थे। या फिर द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? ये गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें हम इन सारे ब्रेव सोल्जर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं।
Major Somnath Sharma legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive. So Major Somnath Sharma ने जो legacy दी है, किसकी, courage की, हिम्मत की and devotion की, वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेगी, forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedom. ताकि हमें वो हमेशा याद रहे कि आज जो हम इतने फ्रीडम में बैठे हैं, आज जो हम अपने घरों में आराम से बैठे हैं, आज जो हम जॉब पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसके लिए एक अल्टीमेट प्राइज दिया गया था। उसके लिए कौन सा प्राइज दिया गया था कि ऐसे सोल्जर्स ने कुर्बानी दी थी। The serene Kashmir Valley in the shadow of majestic Himalayas witnessed the tale of extraordinary heroism. So ये जो कहानी है, ये कहानी कहाँ की है, ये कश्मीर की है। So ये जो ब्यूटीफुल कश्मीर है, प्योर कश्मीर वैली है, उसी की शेडो में, उसी हिमालयाज ने इस कहानी को विटनेस किया है, यानी इसके चश्मदीद गवाह। टेल मीन्स कहानी, हेरोइज्म मीन्स ब्रेवरी। सो इस ब्रेवरी की जो पूरी गाथा है, उसके मेन विटनेस कौन है, उसके विटनेस है कश्मीर। सैक्रिफाइस टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, के कैसे सोल्जर्स ने सैक्रिफाइस किया हमारे इंडियन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द डे बिगेन विद द साइलेंस ऑफ कोल्ड नवंबर dawn but ended with the echoes of courage that served as an inspiration from generations to come. So दिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिन की शुरुआत हुई थी, dawn means सुबह, यानी कोल्ड, यानी ठंडी नवंबर की सुबह की शांति से शुरू हुई थी। लेकिन खत्म किससे हुआ दिन? दिन खत्म हुआ एको से, यानी गूंज से। किस चीज की गूंज? करेज की गूंज, जो आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या बन गया? एक इंस्पिरेशन बन गया। This is a story of Major Somnath Sharma and the brave men that he led on the mission to protect our Srinagar airport from falling into the hands of a guerrilla force trained and backed by Pakistan. So ये स्टोरी है मेजर सोमनाथ शर्मा की और उसके ब्रेव मैन यानी उसकी टीम, उनके सोल्जर्स की, जिन्होंने एक मिशन चलाया। कौन सा मिशन? श्रीनगर एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने का। जो किनके हैंड्स में आ गया था, किनके हाथों में आ गया था? गुरीला फोर्स के हाथों में। जिनको ट्रेनिंग किसने दी थी? उनको ट्रेनिंग दी थी पाकिस्तान ने। This is a story of how 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators. Infiltrators क्या होते हैं? घुसपैठिया, जो बिना बताए, बिना परमिशन के आपकी टेरिटरी में घुस जाते हैं। सो पाकिस्तान से हमारे यहाँ 500 इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, और कैसे हमारे सिर्फ 90 मैन ने मैनेज किया कि उनका पूरा प्लान को खराब कर दिया। जिनका प्लान एक्चुअली था क्या, कि उन्हें श्रीनगर को कैप्चर करना था और कश्मीर वैली को कैप्चर करना था, ताकि जो हमें नई नई 1947 में जो इंडिपेंडेंस मिली है, उसको खराब कर सके। द इवेंट दैट लेड टू द बैटल ऑफ बदगम, किसकी वजह से ये बैटल ऑफ बदगम हुआ? ये हुआ था अगस्त में, स्टार्ट हुआ था 1947 में। आपको पता है अगस्त 1947 में ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। व्हेन पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन गुलमर्ग, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था गुलमर्ग ऑपरेशन। किस लिए? टू एनेक्स द कश्मीर वैली, यानी कश्मीर की वैली को, वादी को कैप्चर करने के लिए। दिस वॉज इन वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। हमारा हरी सिंह, द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो थे उस टाइम पे, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया था ऑलरेडी, लेकिन उसको वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया। हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट, जिन्होंने हमसे ये वादा किया था कि वो जो है, पाकिस्तान जो है वो हमारी स्टेट को अटैक नहीं करेगा। सो ये अग्रीमेंट होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अटैक किया। However, instead of honoring the commitment, कमिटमेंट को ऑनर तो किया नहीं, कमिटमेंट को फॉलो तो करा नहीं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन किया और इक्विप किया कम से कम 1000 इन्वेडर को, 1000 घुसपैठियों को, जिसको नॉलेज दी गई। किसकी नॉलेज दी गई? माउंटेन पासिस की, माउंटेन को कैसे पास करना है, माउंटेन का ट्रैक कैसे करना है, वहां का लोकल टेरेन को, यानी लोकल जो प्लेसेस हैं उनके, ताकि वो कश्मीर में एंटर कर सके, और वहां की जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जैसे कि कौन सी लोकेशंस है, जो मेन लोकेशंस है, जैसे कि श्रीनगर एयरपोर्ट, उसको कंट्रोल कर सके, उसको कब्जे में ले सके। द अल्टीमेट गोल उनका क्या था? उनका अल्टीमेट गोल ये था कि उन्हें कश्मीर में रिवोल्ट करना था,
और हमारी सरकार को ओवरथ्रो करना था, यानी हमारी जो नई नई सरकार बनी थी 1947 में उसको गिराना था और हमारी टेरिटरी को कैप्चर करना था. If they had succeeded, it would have allowed them to control the strategic mountain passes. मान लो अगर वो उस दिन जीत जाते तो ये जो माउंटेन पासिस हैं उस पे किन का कब्जा होता, उन्हीं का. पीक्स पे किन का कब्जा होता, रिवर का पे किन का कब्जा होता, सबका कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में होता. ऑपरेशन गुलमर्ग वाज लॉन्च एंड दीज इन्फ्लेटर्स ने किसको इन्वेड किया, कश्मीर को, which led to the princely state becoming a part of India on 26th October 1947. इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, ये जो इन्वेजन उन्होंने किया था उसके रिस्पॉन्स में इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स भेजे. क्या करने के लिए, लोगों को, कश्मीर के लोगों को डिफेंड करने के लिए, इंडिया के बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए. और वो कब भेजे, एग्जैक्टली एक दिन बाद 27 अक्टूबर 1947. The contingent of troops posted on Jammu and Kashmir was airlifted. So ये जो ट्रूप भेजा गया था इसको एयरलिफ्ट किया गया था. एयरलिफ्ट क्यों किया गया, यानी उनको बाय एयर क्यों भेजा गया, क्योंकि वहां का जो लैंड रूट था पठानकोट से, वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था. इट वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन. On 31st October, the D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma. So Major Somnath Sharma की जो बटालियन है उसका नाम क्या है, 4th Battalion Kumaon, और कंपनी का नाम क्या है, D Company. उनको कहाँ भेजा गया, कश्मीर. At that time, Major Somnath left hand was in plaster, but he insisted on being with his company while in combat. जबकि उसी टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा के लेफ्ट हैंड में प्लास्टर हुआ था, बट उन्होंने खुद ही इंसिस्ट किया कि इस युद्ध में, इस कॉम्बैट में मैं मेरी कंपनी के साथ ही जाऊंगा. He knew that the mission would be very challenging. उनको पता था कि मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है. तो उन्होंने अपने सीनियर्स को, अपने सीनियर ऑफिसर्स को एक बात बोली, I know my men better than anybody else. So किसी को भी मेरे लोगों के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में इतने बढ़िया नहीं पता जितना मैं जानता हूं. अगर आप मेरी कंपनी को एक्शन में भेज रहे हैं, आप मेरी कंपनी को युद्ध में भेज रहे हैं, तो मेरे बिना तो वो नहीं जाएंगे. मुझे चोट लगी हो, मेरा हाथ टूटा हो, मैं जाऊंगा तो जरूर. एंड इफ दे आर गोइंग टू एक्शन, तो मैं उनके बिना नहीं जाऊंगा. These words highlighted his commitment. उसकी जो कमिटमेंट है, उनकी जो कमिटमेंट है अपनी आदमियों के टुवर्ड्स भी, अपनी कंपनी के टुवर्ड्स भी और अपनी कंट्री के टुवर्ड्स भी, यहाँ पे क्लियरली दिखती है. क्योंकि आप देख सकते हो एक इंसान जिसको ये बात पता है कि सामने जो बैटल होने वाली है वो बहुत चैलेंजिंग होने वाली है, उनका ऑलरेडी एक हाथ इंजर्ड है, उसके बावजूद वो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, मेरी कंपनी मेरे बिना नहीं जाएगी. Before their arrival in Srinagar, there had been a unfounded rumors. कुछ अनफाउंडेड रूमर्स चल रहे थे. रूमर्स का मतलब ये होता है अफवाह चल रही थी. ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट टुवर्ड्स द विलेज ऑफ बदगम. एक ऐसी अफवाह चल रही थी कि कुछ ट्राइबल्स जो हैं वो बदगम के टुवर्ड्स आ रहे हैं, एंड लेस देन 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट. विलेज वॉज ऑन हायर एल्टीट्यूड, जो भी एयरफील्ड था उससे वो ऊपर की तरफ था, एंड हैड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज, और उसका रास्ता कहाँ से जाता था, विलेज से होके जाता था. हेंस इंडियन फोर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि वो उस एरिया को रिटेन करे, कंट्रोल अपने हाथ में ले, इन ऑर्डर के वो ट्रूप्स को भी बचा पाए. दूसरी चीज, वो जो वाया एयर जो सप्लाईज हैं वो भी फैसिलिटेट हो पाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जिस जगह पे वो आने की जो रूमर्स थे वो एयरफील्ड से ऊपर था. In reality, the enemy had started arriving in Baghdam in small groups to avoid detection. Detection यानी ताकि वो पहचाने ना जाए, पकड़े ना जाए, तो उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बना के ऑलरेडी बगदम में आना स्टार्ट कर दिया था. On 3rd November 1947, several companies, जिसमें मेजर नाथ की भी कंपनी थी जिसका नाम था डी कंपनी, was sent to patrol and assess the emerging threats in and around the village. उनको बेसिकली भेजा गया पेट्रोल यानी चेक करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए और चेक करने के लिए कि कितना थ्रेट आने की, कितना जो हमारे ऊपर थ्रेट है उसको आने की संभावना है इन एंड अराउंड द विलेज. Throughout the day, the valley was eerily silent. Eerily क्या होता है? Eerie का मतलब ही होता है बहुत अजीब.
कि पूरे दिन जो है बड़ा अजीब सा साइलेंट, बहुत ही डरावना सा साइलेंट, कहते हैं ना कि इतना भी क्या साइलेंस, बहुत अजीब सा साइलेंस था पूरी की पूरी वादी में। एंड अराउंड द आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर्ड टू रिटर्न वन बाय वन। सो आफ्टरनून तक क्योंकि कोई थ्रेट ही नहीं आया, तो कंपनीज को एक के बाद एक वापस जाने के लिए परमिशन दे दिया गया। लास्ट में कौन सी कंपनी बची? सिर्फ डी कंपनी। डी कंपनी किसकी थी? मेजर सोमनाथ। कितने सोल्जर्स थे? 90 सोल्जर्स। एंड दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM। उनका भी एक्सपेक्टेशन था कि ये लास्ट ट्रिप है, ये भी वापस आ जाएगा। When the enemy tribal guerrilla invader, जो हमारे एनिमी थे जिनका नाम था ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स, अंडर द कमांड, जो किसके अंडर थे? पाकिस्तानी आर्मी के अंडर, सौ। सो जब उन्हें पता चल गया, जब पाकिस्तानी ट्रूप्स को पता चल गया कि अब सिर्फ कम ही इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे रह गए हैं, कम यानी सिर्फ डी कंपनी रही थी, और डी कंपनी में कितने लोग थे? 90 मैन, कि सिर्फ 90 मैन रह गए हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब इन लोगों पे अटैक करते हैं। Their initial attack was met by the stiff resistance by Major Somnath. So Major Somnath ने शुरू में बहुत strong resistance दिखाया। जो initial attack था ना उनका, वो पूरा का पूरा Major सोमनाथ ने उसको रोक के रखा, उनके लोगों ने उसको रोक के रखा। However, Major Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction. सो मेजर सोमनाथ एक विटी, एक दिमाग वाले इंसान थे। उन्होंने ये भी पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, विजुअलाइज कर लिया था कि ये जो इन्होंने पहला अटैक किया है ना, ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ हमें भटकाने के लिए। इसके बाद ये पक्का कुछ बड़ा करने वाले हैं। सो बड़ा क्या किया उन्होंने? उसी के बाद सीधा डायरेक्ट हमारे लोग कितने लोगों को फेस कर रहे थे? 500। सो हमारे कितने थे? 90। वेर एज उनके कितने थे? ये पाकिस्तान के कितने थे? 500। पाकिस्तानी इन्वेडर्स का जो कैप्चर करना था, उन्हें एयरफील्ड कैप्चर करना था, और एयरफील्ड का पूरा आसपास का एरिया। इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ, मेजर सोमनाथ को ये बात बहुत क्लियर थी कि श्रीनगर को डिफेंड करना, एयरफील्ड को डिफेंड करना, वैली को डिफेंड करना बहुत क्या है? डिफिकल्ट है, जब तक कोई री इन्फोर्समेंट ना आए। री इन्फोर्समेंट का मतलब और सोल्जर्स, यानी और हमारे पास टीम ना आए। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड द एयर स्ट्राइक्स। तो उन्होंने पूरी सिचुएशन को असेस किया और बोला कि हमें एयर स्ट्राइक्स चाहिए, और एयर स्ट्राइक्स बिल्कुल सही जगह पे हो, इसलिए बहुत ब्रेवली, ये सब होने के बावजूद, लोग होने के बावजूद, उन्होंने ग्राउंड पे पैनल्स लगाए ताकि एयरक्राफ्ट को गाइड कर पाए कि डायरेक्ट टारगेट क्या करना है। थोड़ी देर में एरियल अटैक्स हुए, और सारे के सारे एरियल अटैक्स क्या थे? सक्सेसफुल थे। ट्राइबल इन्वेडर्स पे अटैक भी हुआ, बट स्टिल दे आउट नंबर्ड डी कंपनी। आउट नंबर्ड मतलब ये अटैक्स होने के बावजूद डी कंपनी से कई ज्यादा नंबर में हमारे उनके लोग थे। तो अगर हमारा एक सोल्जर था, तो हमारे एक सोल्जर को उनके 7 सोल्जर्स से फाइट करना था। इंडिया के एक सोल्जर को कम से कम, यानी अगर हम अज्यूम करें, और यहाँ पे अगर हमारे 90 सोल्जर्स हैं, सो यहाँ पे उन्हें कम से कम आधी से ज्यादा बटालियन को अभी भी उनसे फोर्स लड़ाई करनी थी। द अटैक ऑन द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द मेजर सोमनाथ मैन कंटिन्यूड। वो लड़ाई को कंटिन्यू करते रहे। वास्टली आउट नंबर्ड, बहुत ज्यादा आउट नंबर थे वो लोग, बहुत ज्यादा थे क्वांटिटी में। फेसिंग द डिवास्टेटिंग फायर्स, फायर्स जो है, गन्स जो है वो चल रही थी, फिर भी मेजर सोमनाथ एंड हिज मेंबर्स स्टूड रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है कि वो जहां पे थे वहीं पे अड़के खड़े रहे, वहीं पे अपने दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहे। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर। एयर में बहुत, हवा में आवाज थी किसकी? गन फायर्स की। द ईयरी द क्राइज ऑफ बैटल, बैटल की शोर, चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उसके बावजूद, इन गन फायर के बावजूद भी, इन शोर के बावजूद भी, मेजर सोमनाथ की आवाज जो है इस पूरे केओस को, इस पूरे शोर शराबे को कट करके सीधा उनके लोगों तक पहुंच रही थी, जो उनको एक ही चीज गाइड कर रहे थे, एक ही चीज मोटिवेट कर रहे थे कि लड़ना है तो पूरी डिटर्मिनेशन से लड़ना है और पूरी बहादुरी से लड़ना है, गिव अप नहीं करना। डिस्पाइट हेवी कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज का मतलब होता है डेथ, बहुत सारे डेथ्स हुए। हिज ओन इंजरी, मेजर सोमनाथ की भी इंजरी थी।
फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है जिसकी अनमैच, जिसकी कोई बराबरी ही ना हो। ही मूव्ड फियरलेसली, पूरी बैटलफील्ड में वो फियरलेसली जा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं कि फायर कहाँ करना है, फायर कहाँ नहीं करना है, मैगजीन भर रहे हैं अपने गनर्स के लिए, और सारे अपने मेन को एनकरेज कर रहे हैं कि वो ग्राउंड पे रहे और उनसे लड़ते रहे। I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last ground। ये कोटेड में क्यों है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों है, क्योंकि ये मेजर सोमनाथ की खुद की बोली हुई लाइन है। However, as the battle progressed, जैसे कि बैटल आगे बढ़ती रही, डी कंपनी began running out of ammunition। अब ammunition क्या होता है? ammunition का मतलब होता है कि बैटल आगे बढ़ती रही लेकिन उनकी बुलेट, उनकी जो शेल्स थे, उनके एक्सप्लोजिव्स थे, जो उनके बॉम्ब थे, वो कम होते गए। पेन मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को यह इन्फॉर्म किया कि हमारे पास एमिनिशन कम हो गया है, हमें और एमिनिशन की जरूरत है। सो उन्होंने ग्रेविटी को, सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने बोला द एनिमी इज ओनली 50 यार्ड्स फ्रॉम अस। अब हेडक्वार्टर से उन्होंने बोला हमारे पास एमिनिशन नहीं है, हमारे पास एमिनिशन खत्म हो रहा है, हमारे पास बुलेट, शेल्स, एक्सप्लोजिव्स खत्म हो रहे हैं। तो अब क्योंकि हेडक्वार्टर को भी पता है कि ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो हेडक्वार्टर ने उन्हें बोला कि आप पुल बैक करिए, यानी आप वापस आ जाइए। लेकिन सोमनाथ को, शर्मा को ग्रेविटी पता थी, उस सिचुएशन को बारे में पता था, तो उन्होंने बोला कि एनिमी जो है, जो हमारे दुश्मन हमसे सिर्फ 50 यार्ड दूर है और हम बहुत हेवीली आउटनंबर्ड हैं, बहुत हेवीली, हमसे बहुत ज्यादा है वो हमारे से नंबर में, और हम बहुत डिवास्टेटिंग फायर यानी गन फायर्स के अंडर है। ये वाली लाइन उन्होंने तब बोली, सो इसीलिए 1 इंच भी पीछे नहीं जाऊंगा मैं, बट विल फाइट टू द लास्ट मैन, अपने आखिरी आदमी तक लड़ूंगा और अपने आखिरी राउंड तक लड़ूंगा। जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर क्या हुआ, व्हेन ही वाज क्राउच्ड, वो अपने नीज को बेंड करके बैठे थे ट्रेंच में अपने गनमैन के पास, ताकि वो गन ऑपरेट करने के लिए उसको हेल्प कर सके, उसकी गन लोड करने के लिए हेल्प कर सके। उसी टाइम उसी जगह पे एक मोटर शेल फेंक दी गई, एक बॉम्ब फेंक दिया गया, और उसी टाइम ऑन द स्पॉट मेजर सोमनाथ शर्मा की डेथ हो गई। डिस्पाइट मेजर सोमनाथ शर्मा उनके मेजर थे, उनके लीडर थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बावजूद भी उनकी एनिमीज की जो, मतलब जो हमारे मेन थे, उन्होंने सुपीरियोरिटी दिखाई। जो हेरोइक एक्शन मेजर लेट क्यों, क्योंकि अब वो डेथ हो गई थी उनकी, तो लेट वर्ड लगाया है। मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो मोटिवेट किया था, उनके आदमी उसको याद करके होल्ड ऑन करके अपनी पोजीशन पे ही रहे, और वही 90 लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 6 घंटे तक लड़ते रहे लगातार। देयर ब्रेव रेजिस्टेंस प्रोवाइड, अब 6 घंटा बहुत होता है, 6 घंटे में जो हमारी इंडियन आर्मी थी उनको टाइम मिल गया कि उन्होंने री इन्फोर्समेंट यानी लोगों को भेज दिया, जिसमें फ्लाइंग इन सोल्जर्स थे जो पंजाब रेजिमेंट से श्रीनगर तक आए थे फ्लाई करके। ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा की हेरोइक डीड थी, यानी जो ब्रेव डीड थी, और उनके आदमी जो थे, ट्रूली थोरली डीमोटिवेट दी एनिमी, एनिमी क्या हो गए, डीमोटिवेट हो गए, और उनके कम से कम 500 आए थे ना वो, उसमें से 300 लोगों की इंजरी हो, 300 लोगों की कैजुअलिटी हो गई, 300 लोगों को उन्होंने मार दिया और उनके लीडर को भी इंजर कर दिया। इन मैनी सिग्निफिकेंट वे, बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से डी कंपनी सैक्रिफाइस, डी कंपनी ने जो सैक्रिफाइस किया है, मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो लीडरशिप दिखाई है, उसी से श्रीनगर जो है वो इंडिया के लिए उस दिन बच गया। द 4 कुमाऊं बटालियन वॉज अवॉर्डेड, उनको अवार्ड किया गया द बैटल ऑनर। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी लाइफ जो है वो नेशन के लिए दे दी, जबकि वो सिर्फ उस टाइम पे कितने साल के थे, 24 years। फॉर हिज एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी, कॉन्स्पिशियस मीन्स नोटिसेबल, जो ब्रेवरी दिखी है, सबको दिखी है, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया परमवीर चक्र। सो ही वॉज द फर्स्ट वन जिसको परमवीर चक्र मिला था। और उनकी जो साइटेशन, साइटेशन क्या होती है, जब कोई इंसान चला जाता है या नहीं भी जाता, उनके फेयरवेल के तौर पे उनका एक ऐसे नोट लिखा जाता है जिनके अंदर उनकी सारी जो अचीवमेंट्स है वो लिखी जाती है। सो उनके साइटेशन में क्लियरली दिखता है कैसे उन्होंने हेरोइज्म,
यानी ब्रेवरी दिखाई, पेट्रियोटिज्म दिखाया, करेज दिखाया, एंड ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र जो उन्हें पोस्ट्यूमसली मिला था। पोस्ट्यूमसली क्या होता है? पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है मरने के बाद। फॉर हिज गैलेंट्री, फॉर हिज ब्रेवरी एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस। सो ये जो यहाँ पे येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये उनका ओरिजिनल साइटेशन है। साइटेशन में लिखा हुआ है कि क्या किया था, कैसे हुआ था। सो वी हैव डेल्व्ड इनटू हाउ द इवेंट। सो हमने देखा कि 3 नवंबर 1947 का इवेंट कैसे हुआ। इट वॉज वर्थ नोइंग मोर अबाउट द अर्ली लाइफ। अब क्या है कि ये जो आदमी है, ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, 24 साल में अगर इतने ब्रेव हुए, उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, तो अब तो जानने का जो है वो और वर्थ है कि सोमनाथ शर्मा जो है वो सोमनाथ शर्मा कैसे बने। ऐसे कौन से इवेंट्स हुए उनकी लाइफ में कि उन्होंने ये अल्टीमेट सेक्रीफाइस हमारे नेशन के लिए कर दिया। बॉर्न ऑन 31 जनवरी को पैदा हुए 1923 में। कहाँ हुए? इन द टाउन ऑफ दद इन कांगड़ा, दैट इज हिमाचल प्रदेश। सोमनाथ शर्मा किसको बिलोंग करते थे? रिच मिलिट्री लेगेसी। यानी ये रिच मिलिट्री लेगेसी का मतलब क्या है कि उनकी जनरेशंस टू जनरेशंस जो है वो डिफेंस में होती आई है। तो उन्होंने हमेशा अपनी जनरेशंस में यही देखा है, बहादुरी देखी है, क्योंकि उनके खुद के फादर जो थे वो मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे, जिन्होंने नेशन को सर्व किया था विद डिस्टिंक्शन। यंग सोमनाथ जो था वो बहुत इंस्पायर्ड थे बाय दिस वेलर टेल्स, यानी बहादुरी की कहानियां, और वो महाभारत की कहानियां जो उनके ग्रैंडफादर उन्हें सुनाते थे। उनकी अर्ली एजुकेशन हुई थी शेरवुड कॉलेज में, नैनीताल में। फिर उनकी ट्रेनिंग हुई रॉयल मिलिट्री कॉलेज, दैट इज सेंथर्ड। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज लाइफ वॉज अ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रूफ, कि वो एक जीता जागता प्रूफ है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन क्या होती है। पहली बार जब उनका कमीशन हुआ तो वो हुआ 8th बटालियन, जिसका नाम था 19th हैदराबाद रेजिमेंट, 1942 में। वहां भी उन्होंने बहुत अच्छे से सर्व किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन द अरेकन कैंपेन इन बर्मा, जहां पे उनको वहां पे भी अर्निंग मेंशंस मींस वहां पे भी उनको बहुत नोटिस किया गया। इन द डिस्पैचेस यानी ऑफिशियल रिपोर्ट में उनकी ब्रेवरी के बारे में वहां भी लिखा है। हावेवर जब इंडिया पाकिस्तान की 1947 की बैटल ऑफ बदगम हुई, वहां पे जो लेगेसी है उनकी, वो फॉर्ज्ड मीन यहीं पे उनकी जो कहते हैं ना कि अच्छी शेप में, जो प्रॉपर शेप आई, जो उसकी हार्डशिप दिखी, जो उनकी लाइफ स्टोरी आज भी आप जान रहे हैं, वो बैटल ऑफ बदगम में ही हुआ। द लाइफ एंड द सैक्रिफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडीज द हाईएस्ट आइडियल्स। ये हमें हाईएस्ट आइडियल दिखाते हैं किसके? ड्यूटी के, ऑनर के, पेट्रियोटिज्म के। वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोल्जर्स के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्टोरी क्या है? एक रिमाइंडर है किस चीज का? नॉट ओनली मेजर सोमनाथ शर्मा, लेकिन ऐसे सभी लोगों के सैक्रिफाइसेस का, काउंटलेस मेन एंड वुमेन का, जो हमारी मदर लैंड को डिफेंड करने के लिए खड़े रहे हैं और जिन्होंने अपनी ड्यूटी इतने अच्छे तरीके से किए हैं, हाईलाइट्स द प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी दैट इंस्पायर्ड देम। ये जो है, ये साइटेशन मैंने आपके लिए पिक्चर में लगाया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये वो साइटेशन है जो मेजर सोमनाथ शर्मा का लिखा हुआ है, जैसे कि आपको सीधा लिखा हुआ है 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा फाइटिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे बगदाम में। ये 11 बजे के अराउंड वो बदगम में थे, फिर 500 लोगों ने अटैक करा। जो स्टोरी आपने पढ़ी है वही स्टोरी इस साइटेशन में लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपनी बुक से इसको पढ़ सकते हैं, और ये उसका अदर पार्ट है। लास्ट में लिखा है ही सेट एन एग्जाम्पल ऑफ द करेज और द क्वालिटी, जो बेसिकली इंडियन आर्मी में आप सेल्डम, बहुत मुश्किल से देखी जाती है। In the quiet of Kashmir Valley, where the echoes of D Company battle with the infiltrators have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice. वो जो क्वाइट वैली है, कश्मीर वैली, जहाँ पे ये वॉर हुई थी, जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, जहाँ पे ये बैटल हुआ था, वो वेयर द एकोज ऑफ डी कंपनी के बैटल जो है, जो इन्फिलरेटर्स यानी घुसपैठियों के साथ हुई थी। हो सकता है एवर सिंह सॉन्ग के फेड हो गई हो, होता है ना कि कहानी जब हिस्ट्री में चली जाती है तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट फेड होने लग जाता है। लेकिन जो स्टोरी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, वो बेकन यानी वो इंस्पिरेशन के लिए हमारा सोर्स रहेगा, करेज का, सैक्रिफाइस का। उनका वेलर जो है, उनका
ब्रेवरी जो है वो इंश्योर करता है कि ट्राई कलर यानी हमारा तिरंगा जो है वो हमेशा जो है श्रीनगर के ऊपर लहराता रहेगा। ये उन्हीं का देन है, अदरवाइज श्रीनगर अगर उस दिन पाकिस्तान का हो जाता तो पाकिस्तान का ही रह जाता। सो हिज नेम इज फॉर एवर एच्ड। एच्ड मैंने बोला था ना, गूद दिया जाता है, लिख दिया जाता है। सो वो गोल्डन पेज ऑफ हिस्ट्री, मिलिट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री जो इंडिया की है उसके गोल्डन पेजेस में उनका नाम लिख दिया गया है। द लाइफ और जो लेगेसी मेजर सोमनाथ शर्मा ने दिखाई है, इट्स अ प्योगनेंट रिमाइंडर ऑफ द प्राइस ऑफ फ्रीडम, के जो फ्रीडम आपको मिली है उसका प्राइस जो है ना वो क्या है, इमोशनल और सैड रिमाइंडर है कि उसका प्राइस किसी ने दिया है, सोल्जर्स ने दिया है, फ्रीडम फाइटर्स ने दिया है, तभी आज हम फ्रीडम में बैठे हैं। एंड द एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ दोज जो हमेशा उसको फाइट करते रहते हैं और अभी भी उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। उनकी हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय द सेल्फलेसनेस, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। एंड द ब्रेवरी विल कंटिन्यू, वो हमेशा कंटिन्यू करेगा हमें इंस्पायर करने का, हमें गाइड करने का, फॉर जनरेशंस टू कम। आने वाली जनरेशंस भी जब पढ़ेंगी कि कैसे 1947 में पाकिस्तान श्रीनगर चाहता था लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा एंड उनकी डी कंपनी ने कैसे प्रोटेक्ट किया, तो हमेशा उनका नाम जो है याद रहेगा। हिज सैक्रिफाइस इज नेवर टू बी फॉरगॉटन, कभी उनके सैक्रिफाइस को किसी भी कीमत पे भूला नहीं जाएगा। दोबारा बोला है कि ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसके अंदर जो स्लैब्स बने हुए हैं उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम एच्ड है यानी लिखा हुआ है, और ये हमेशा जिंदगी भर लिखा रहेगा। टू रिमेम्बर, टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ सच सोल्जर्स जिन्होंने हमारे लिए, हमारी मदरलैंड के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर अ टेल ऑफ वेलर। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स।